सर ने एक एग्जाम्पल भी कोट किया था जो हमारे बीच में है अमरप्रीत सिंह। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये अपना सेल्फ उद्योग या उद्यमी के रूप में वो उज्जैन, देवास या फिर पड़ोस के शहरों में विकसित हुए हैं। मैं इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मध्य प्रदेश शासन वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। उक्त योजना का संचालन महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र उज्जैन द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाता है तथा CGTSME के तहत कवरेज भी दिया जाता है। अतः हितग्राही को उस योजना के अंतर्गत कोरेंटर सिक्योरिटी भी नहीं देनी होती है। योजना के अंतर्गत उद्योग तथा सेवा कार्य की स्थापना हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सभी वर्ग के लोगों को अपने स्वयं के उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाना है। We are fortunate enough to have Dr. Ravindra Pastor, Commissioner Ujjain Division with us, an Indian Administrative Service Officer of 1992 batch, who have made life meaningful for millions through government services. He has worked as Commissioner Jabalpur and Riva Division. He is dedicated for upliftment of less privileged through extending to them social entrepreneurship development, mentoring, motivational speaking, rural marketing, skill development, and etc. Along with being an awesome administrative officer, he is also involved with other creative activities. He is a writer, poet, script writer, and a mesmerizing speaker. I request him for his motivating words. Please, sir. मैं मध्य प्रदेश में लगभग 32 साल से एंटरप्रेन्योरशिप का काम करता हूँ और जो मेरा अभी तक का एरिया है वो है रूरल डेवलपमेंट और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। हमने जो कंपनियां पिछले सालों में बनाई हैं, हमारी एक पोल्ट्री की कंपनी है वो इसमें 220 करोड़ का बिजनेस करती है और कुछ हमारी एग्रीकल्चर की कंपनियां हैं 6 करोड़ 10 करोड़ इस तरह से बिजनेस करती है। हमारी एक कंपनी आगर मालवा में है जो अभी 6 करोड़ का बिजनेस कर रही है। सो ज्यादातर बच्चे एक सीमित दायरे में सोचते हैं और ज्यादातर लोगों को लगता है कि शायद शासन में इस तरह के मौके नहीं है जहां सॉफ्टवेयर के अलावा भी कोई बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। सो आज मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने कर रहा हूँ और मैंने अपने इसका नाम जो रखा है नए आसान रास्ते अब रोजगार के रास्ते। तो देखिए एजुकेशन में जो हम लोग आते हैं उसका उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है। जब हम लोगों की जनरेशन जवान हो रही थी तो बहुत सारे वो सब मौके नहीं थे जो आपके समय में आपके पास हैं। हम लोगों के समय ज्यादातर लोगों की शादियां पढ़ने के साथ साथ हो जाती थी, तो वो जनरेशन कभी जवान नहीं होती थी, वो हमेशा सीधे बचपन से एडल्ट हो जाते थे क्योंकि जब तक वो पढ़ के बाहर आते थे तब उनके बच्चे होते थे और परिवार बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके हाथ में होती थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन इन मैन। कभी भी हिंदुस्तान में शिक्षा नौकरी का जरिया नहीं थी, कभी भी नहीं थी। और जब ये नौकरी का जरिया नहीं थी तब हमने कुछ फिगर्स दिए हैं। 300 साल पहले भारत का वर्ल्ड की जीडीपी में 25% का योगदान हुआ करता था। इसका उद्देश्य 1990 में ये 0.02% हो गया। अभी इंडिया ने फिर से अपनी स्थिति संभालना शुरू की है बिकॉज वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी जो हमारा
इंस्टीट्यूशन नहीं है। फर्स्ट 100 में भी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। फर्स्ट 200 में 14 इंस्टीट्यूशन हैं, जिसमें 6 IIMs हैं, 7 IITs हैं और 1 IST है। तो ये स्थिति क्यों है? क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो स्टैंडर्डाइज्ड या सर्विसेज को बेंचमार्क करके लगाने में भरोसा नहीं करते। अभी एक संस्था है इंडिया की NAAC, नेशनल एग्रीगेशन एंड असेसमेंट काउंसिल, इसमें सभी तरह के इंस्टीट्यूशंस को रैंक करने का एक काम भारत सरकार करती है। और चूंकि ये अभी तक ऑप्शनल है, ये ऐसे कंपलसरी नहीं है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए, शिक्षा का NOC चाहिए तो आपको NAAC से परमिशन आपको ग्रेड कराना पड़ेगा। तो केवल 169 आउट ऑफ 634 यूनिवर्सिटीज, 169 यूनिवर्सिटीज हैव ओनली टेकन NAAC ranking and out of 33,000 colleges only 634 colleges have taken ranking from NAAC। जो हमारे यहाँ की स्थिति है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ईयरली $4 बिलियन केवल हमारे स्टूडेंट विदेशों में पढ़ने को खर्चा करते हैं। 4 बिलियन। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टूडेंट्स। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी आप नाम लेंगे तो हिंदुस्तानी वहां दिखेगा। तो दूसरी तरफ जो IITs है, मैंने आपसे कहा 4,85,000 विद्यार्थी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, 13,000 क्वालिफाइड करते हैं और 9,600 को सीट मिलती है। जो IIMs है उसमें 2,41,000 लोग बैठते हैं और इसमें केवल 2,496 लोगों को सीट मिलती है। तो ये दोनों एग्जाम बहुत टफ होते हैं और हम आप जानते हैं, आप सब में से बहुत सारे लोगों ने क्रैक करने की कोशिश की होगी कि वो कितना टफ एग्जाम है। दूसरी तरफ जो पर्सनल इनकम है, जो फैमिली की इनकम है, आज हिंदुस्तान मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास का जो स्ट्रेटा है तेजी से बढ़ रहा है। और मिडिल क्लास के लोग हमेशा से ये जानते हैं कि अगर उनके बच्चों को इस लेवल से ऊपर जाना है, एकमात्र तरीका होता है एजुकेशन। जितना अच्छा आपका एजुकेशन होगा, उतनी तेजी से आप वो बैरियर को तोड़ के एक अगली स्टेज में चले जाएंगे। सो अभी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पर्सनल जो इनकम है, उसका लगभग 16% परिवार एजुकेशन पर खर्चा करता है। अभी किस तरह के एजुकेशन पर खर्चा करता है? नेक्स्ट आप देखेंगे कि 41% पैसा ट्यूशन के ऊपर खर्चा करता है। ट्यूशन के ऊपर क्यों करता है? क्योंकि
मतलब अगर इसको आपको मैक्सिमाइज करना है तो वो कभी नौकरी से नहीं हो सकता, चाहे आप प्राइवेट में नौकरी करें चाहे आप सरकारी में नौकरी। सो अभी भी जो हमारी जनसंख्या है, देखिए हमारे 60% जो जनसंख्या है वो आज 40 साल के नीचे के लोग हैं। अभी भी जो हायर एजुकेशन में लोग आते हैं वो 20% से कम लोग आते हैं। अगर टोटल जो एलिजिबल जनसंख्या है उनको कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में जाना है तो 700 नई यूनिवर्सिटी और 35,000 कॉलेजेस की जरूरत है। तब आप अमेरिका का तो छोड़ दीजिए, अगर हम चाइना के लेवल पर भी जाना है तो ये संख्या हमारे यहाँ होने की आवश्यकता है। अभी एजुकेशन से सीधा सीधा जो चीज जुड़ती है वो है एम्प्लॉयमेंट। आप देखेंगे कि जो टेक्निकल ग्रेजुएट होते हैं केवल 25% बच्चों को नौकरी मिलती है। क्यों? जो मैंने आपसे कहा कि 1,70,00,000 लोग स्कूल में पढ़ते हैं, पर ईयर 1,22,00,000 जॉब की जरूरत होती है, और जो इकोनॉमी है वो केवल 22 लाख जॉब तैयार करती है। प्राइवेट सरकारी सभी तरह की आप जॉब देखें जो इंडिया में बन रहे हैं अभी, वो केवल 22 लाख जॉब है। 1 करोड़ लोग ऐसे होते हैं जो जॉबलेस होते हैं। जो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं वो केवल 15% ऐसे लोग हैं जो नौकरी पाते हैं, बाकी लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, प्राइवेट में भी नहीं, सरकारी में भी नहीं। तो अभी जो जॉब देने, जैसे आपने कहा कि 1.5 करोड़ जॉब की जरूरत है, और जो इकोनॉमी जॉब क्रिएट कर रही है उसमें जो ग्रोथ है जॉब की वो केवल 2.2% है। हमारे यहाँ केवल 18% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, बाकी की पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। तो प्राइवेट कॉलेज जो बिजनेस है वो अभी उतने जॉब बना नहीं रहा है। जो गवर्नमेंट के जॉब है वो घटते जा रहे हैं, डाउन साउथिंग की वजह से अब गवर्नमेंट कोई जॉब नहीं देती है। तो इस तरह के माहौल में अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छा भविष्य दिखता है कि थोड़ा स्कैरी दिखता है? जैसे जैसे आप फाइनल ईयर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो अभी आपके साथ कह रहे थे प्लेसमेंट, सो इससे इस जो बीसीएस सर्किल है, इस बीसीएस सर्किल से हम कैसे वापस आ सकते हैं? देखिए अभी जो इकोनॉमी जैसे मैंने आपको फिगर बताया, 1990 में हिंदुस्तान को अपना सोना गिरवी रखने की स्थिति बनी थी। आपने से कुछ लोग इकोनॉमिक्स जानते होंगे, और हमारे हिंदुस्तान में सोना घर में एक बहुत पवित्र चीज मानी जाती है। सोना गिरवी रखना मतलब बहुत अशुभ माना जाता है, गरीबी दरिद्रता का वो कारण होता ही है। तो उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो सरकार थी, उन्होंने तय किया कि हम अपनी इकोनॉमी को खोल दें, और 1991 से इंडियन इकोनॉमी ओपन हो गई। और ओपन होने के साथ साथ इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई कि आज आप देखेंगे किसी जमाने में हम लोग जो नौकरी करते हैं वो चॉइस से नहीं करते हैं, वो मजबूरी बस की जाने वाला नौकरी है, क्योंकि और कोई चांस नहीं था तो जो मिल गया वहां ज्वाइन कर लिया। आप समझ रहे? पर आज आपके पास चांस है कि आप अपनी हॉबी को बिजनेस बना सकते हैं। अभी जो नया मार्केट है वो ये अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है कि आपकी जो हॉबी है, अभी आप जो स्टार्टअप देखेंगे, जैसे अभी आपने एक कंपनी के बारे में बहुत सुना होगा, housing.com, इसका सीईओ मिस्टर यादव ने अभी अपने 270 करोड़ के शेयर अपने एम्प्लॉइज को दे दिए और नौकरी से उनको हटा दिया। सो इस तरह के जो आज सेक्टर है, जैसे housing.com है, जिमावे है, पेटम है, पेटम को अभी कल ही बैंक का पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है, रेडबस है, इन मोदी है। अब ये सब चीजें, इसको आप क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन। जैसे एक बच्चा बेंगलोर में किसी कंपनी में
नहीं है। दूसरा जो अभी चीज है टेक्नोलॉजी, लेकिन ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इतनी सारी चीजें जो आज से 10 साल पहले कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हम लोग अभी सिंगर्स थे यहाँ काम कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ काम शुरू किया तो मैंने पहली बार कहा कि जो सिंगर्स के धार्मिक आयोजन है वो परंपरागत तरीके से होंगे, पर मैनेजमेंट आधुनिक तरीके से होगा। तो
करना है। तो और आखिरी चीज है आपकी कि आज आप नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में रह रहे हैं। एक किताब है फ्रेडमैन की द वर्ल्ड इज फ्लैट, अगर आपने पढ़ी हो, आप उसको पढ़िए कि किस तरह से पूंजी और श्रम जहां सस्ता होगा वहां जॉब शिफ्ट होते हैं। देखिए पहले अमेरिका में जो पहले आप अगर देखें, जब पहले हिंदुस्तान में जॉब थे, जब हम इकोनॉमी में 25% दे रहे थे, तो चीन इज द बेस्ट प्लेस जहां से रोम तक सामान जाता था। यानी इमेजिन आज चीन का कोई आदमी कल्पना नहीं कर सकता, ठीक है। फिर यूरोप में सब चीजें आ गई, फिर यूरोप से माइग्रेट हो गए, अमेरिका में सब चीजें चली गई, फिर लेकर चीन में सस्ता हो गया तो सब कहां चले गए, चाइना में चले गए। अब चाइना से जैसे जैसे महंगा होता जा रहा है तो कहां है, हिंदुस्तान में, बिकॉज वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। आज कोई बाउंड्री काम नहीं करती है कि कोई देश रोक लेगा, कोई कानून बना देगा, वो चीज नहीं करने वाली है। नेक्स्ट, तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात है कि मैंने आपसे कहा जो 1990 का ईयर है, ये वाटरशेड ईयर। एक इकोनॉमी है जो 1990 की थी और वो एक इकोनॉमी है जो 1990 के बाद की है। जितनी सक्सेस स्टोरीज है, एससीएल है, कोसिस है, भारती है, इंडिया है, मेकमाइंड है, नौकरी, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओला, पेटीएम, येलो, बिग बास्केट, फूड पांडा, ये सब बच्चे ऐसे नहीं है जिनके माता पिता भी टाटा अंबानी बिरला थे और वो पारिवारिक धंधे कर रहे थे। इनके परिवार में किसी ने धंधा किया नहीं था और ये वर्ल्ड टाइमर्स हैं जिनने अपना बिजनेस 1990 के बाद तैयार किया और आज वो बिलियनियर्स तो छोड़ दे, दे आर नाउ बिलियनियर्स। सो इंडिया में जो अभी जरूरत है वो 10,000 स्टार्टअप की जरूरत है। ये फिक्की की रिपोर्ट है। 10,000 नए स्टूडेंट अगर अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उनके लिए जरूरत है और उसमें से 250 स्टार्टअप ऐसे होना चाहिए जो स्केलेबल हो, जिनको बहुत बड़ा बनाया जा सके। तो सोचने की जरूरत क्या है, जो आपने कभी नहीं सोचा वो सोचिए, वो बिजनेस। अगर उस तरह से आप अपनी सोच विकसित कर सकें तो प्राइम मिनिस्टर के क्या ध्यान है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है। वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स ये कहता है कि बिजनेस करना कहाँ आसान है। 179 कंट्रीज उसमें है। अभी इंडिया का बैंक 142 है। हिंदुस्तान में धंधा करना बहुत आसान नहीं है। अभी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, हालांकि हमने सिंगल विंडो बना दिया है। फिर आप किसी विभाग में जाएंगे लाइसेंस लेने, फिर श्रम विभाग में जाएंगे, फिर बैंक में जाएंगे। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हमें 50 नंबर पे आना है और सभी तरह के नॉर्म्स गवर्नमेंट स्थिर कर रही है। सभी तरह के जो अनवांटेड लॉज हैं बिजनेस शुरू करने के, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लेबर लॉ, सब चीजें, जैसे मध्य प्रदेश ने 27 रजिस्टर घटा के एक रजिस्टर बना दिया। पहले व्यापारी को 27 रजिस्टर पर घटा करते थे और क्योंकि अब तो ये जो डूइंग बिजनेस है ना, ये इंडिया का नहीं देखा जाएगा, इंडिया के कितने स्टेट हैं और उनका रेट क्या है, ठीक है। तो हर मुख्यमंत्री में, हर स्टेट में ये दौड़ आ गई है कि वो अपने यहाँ के लॉज को ठीक करें। फिर मेक इन इंडिया कैंपेन, आप सुनते होंगे, टीवी देखते होंगे, मेक इन इंडिया, जहां बहुत सारे सेक्टर होते हैं। इवन डिफेंस कभी कोई कल्पना नहीं करता था, रेल के बहुत सारी चीजें हैं जिनको खोल दिया गया है। जो अभी आपके अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि सभी जो चीजें हैं वो एक आइडिया से, अब तो आप इतने बड़े पैदा हुए थे क्या, एक अणु से पैदा हुए। आज हम लोगों की 5.5 फुट की बॉडी है, ऐसे ही पैदा हुई थी, कहाँ से शुरू हुआ? हाँ, तो शुरुआत हमेशा
पॉपुलेशन है 1.8 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है। 2 लाख मिलेनियल्स हमारे यहाँ हैं और 52 बिलियनियर्स हमारे यहाँ हैं जो अभी बढ़ रहे हैं। ये जो बिलियनियर्स हैं हर साल इंक्लूड हो रहे हैं। पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ देखिए हम लोग क्या है हिंदुस्तान हम हमेशा से पढ़ते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान विविधताओं का देश है। पढ़ा एक तरफ हमारे यहाँ बिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ 70% पॉपुलेशन है जो $2 पर डे से कम कमाती है। इनकम से तेजी से बढ़ रहा है, दूसरों का इनकम 33% की गति से बढ़ रहा है और शहरों का इनकम 26% से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि गांव में गरीब सब कहाँ आ गए? शहर में आता हूँ तो आपको पूछना आज किसी भी शहर में जाइए 70% झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आपका उज्जैन हो। So urban economy is not moving that much. Rural economy is moving very fast. So हमारे यहाँ देखिए लोगों ने कई इनोवेशन किए। जैसे आप बाजार में जाएंगे तो आप एक शैम्पू खरीदेंगे, कितने का खरीदेंगे? 250 ml का। नहीं, एक बॉटल आप कितने की खरीदेंगे? 250 ml की। और गांव में एक लड़की शैम्पू खरीदने जाएगी तो क्या करेगी? हाट बाजार में सैचेट खरीदेगी, बॉटल नहीं खरीद सकती। पर अगर टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो सैचेट का वॉल्यूम मोर देन बॉटल, क्योंकि गांव की जनसंख्या ज्यादा है। आज 32% लोग हमारे यहाँ शहर में रहते हैं और बाकी 68% कहाँ रहते हैं? गांव में। तो ये जो लोग रूरल मार्केट का काम करते हैं हमने देखा कि शहर वाले को तनख्वाह मिलती है, वो महीने भर का सामान खरीदता है, पर जो गांव वाला है वो हफ्ते का ही सामान खरीदता है, महीने का सामान नहीं खरीदता। क्या कितने बड़ा आदमी होता है, छोटा भाई परंपरा है कि हाट बाजार लगेगा तो जाके वो सामान ले आए। इवन आप उज्जैन के कई मोहल्लों में जाइए, कभी इतवार को बाजार लगता है, कहीं मंगलवार को लगता है, क्या करते मोहल्ले हफ्ते का सामान ले। तो दूसरा हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि 63% जो पॉपुलेशन है वो 30 साल के नीचे की है। 1.2 बिलियन आज इंटरनेट के यूजर्स हैं। इंटरनेट का पेनिट्रेशन अभी 10% है, रूरल एरिया में उतना अभी नहीं है। 893 मिलियन मोबाइल फोन हमारे पास है, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ओवरटेक चाइना। जहां सबसे ज्यादा मोबाइल होंगे वो इंडिया में होंगे, ठीक है। 72% लोगों के पास मोबाइल फोन है। उसके पास खाने को नहीं होगा, वो रद्दी बेचता है, ठीक है। मोहल्ले में फोन करता कि क्यों तुम मंगलवार के फलाना रोड पे चले गए क्या? तो अच्छा ठीक है, मैं नहीं आता हूँ। अच्छा कितनी आसान हो गई जिंदगी, नहीं तो उसको ठेला ढकाल के वहां तक जाना पड़ता, फिर वहां पता लगता है कि दूसरी रद्दी वाला उसका साथी लेके आया। तो 72% लोग मोबाइल। लेकिन मैं यहाँ आने के पहले एक योजना में काम करता था, मैं कमिश्नर था नरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, आपने सुना होगा, सबसे बड़ी इंडिया की स्कीम है। मध्य प्रदेश में उसका हम लोग 4000 करोड़ रुपए खर्च करते। पहले ये पूरा काम ऑफलाइन होता था, 3 साल पहले हमने उसको ऑनलाइन किया तो 43,000 अकाउंट हमने बंद कर दिए, जो बैंक अकाउंट थे, क्योंकि पहले सबके अकाउंट थे। 1,20,00,000 लोगों का डेटाबेस नेट पे ले आए, 7 लाख वर्क्स का डेटाबेस ले आए, जितने सप्लायर थे उनका ले आए और 35 करोड़ रुपए पर डे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो जो लोग बात करते हैं कि साहब गाँव में मोबाइल यूज नहीं करता, हम लोग इंटरनेट यूज नहीं करते, हम लोगों ने ये काम मध्य प्रदेश में करके दिखाया। आज मध्य प्रदेश की हर पंचायत में कंप्यूटर है और वहाँ RTGS से पैसा जाता है, चेक नहीं काटता है और उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी है। पहले हमारे पास 4.5 एप्लीकेशन काफी थी, शिकायत की। पिछले 3 साल में बहुत मुश्किल 2 या 3 शिकायत आती है, क्योंकि हर चीज पेमेंट के ऊपर है, चाहे का भी पेमेंट होना है। तो ये अपॉर्चुनिटी है जो आप लोग मध्य प्रदेश में जो काम करना चाहते हैं। मैं इसलिए ये बात आपके ध्यान में ला रहा हूँ कि आप सोच सकते हैं अरे यार अभी तो नेट यूज नहीं करता, मोबाइल यूज नहीं करता, तो ये क्या हम कर रहे हैं।
जो फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या इस तरह की अभी कई कंपनियां हम लोग अपनी इकोनॉमी में ला सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने 2 योजनाएं लागू की हैं। एक मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये बैंक को रीफाइनेंस करेगी। जैसे आप किसी बैंक से लोन लेंगे तो वो एजेंसी बैंक को आपका लोन रीफाइनेंस कर देगी ताकि बैंक की रिस्क में ना हो। और दूसरा ये अभी पिछले हफ्ते लॉन्च हुआ है स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि ये एक फंड है जो मुद्रा से बना है जिसमें नए स्टार्टअप को बैंक भी लोन देंगे। तो अगर एंजल या वेंचर कैपिटल आपके पास नहीं है, आपका पिताजी आपको भरोसा नहीं करता है, तो आप वहां जा सकते हैं। फिर अभी एक मिनिस्ट्री बना दी है, नई मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, जो केवल इसी काम को करेगी। ये पहले मिनिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि अगर यूथ को हमें एंगेज करना है तो ये करना बहुत जरूरी है। पर आपको एक चीज बता दें कि ये इतना आसान भी नहीं। अगर आप हिंदुस्तान के स्टार्टअप देखेंगे तो स्टार्टअप का फेलियर रेट क्या होगा? कोई स्टार्टअप नए दिन में शुरू होते हैं, कितने फेल हो गए होंगे परसेंट में? 90%। 10 में से 2 धंधे बंद हो जाते हैं। तो उसके कारण है। देखिए, आज बहुत सारे लोग हैं जो फेलियर को बुरा नहीं मानते हैं। जैसे हम लोग सुनते ना कि एक एग्जाम फेल हो गया तो सुसाइड कर ले कि यार पूरी जिंदगी खत्म हो गई। स्टीव जॉब्स कभी ग्रेजुएट हुआ? किसी कॉलेज से उसके पास डिग्री नहीं थी। बिल गेट्स के पास कोई ग्रेजुएट तक की डिग्री नहीं थी। हमारे धीरूभाई अंबानी के पास कोई डिग्री नहीं थी। करसन भाई पटेल के पास कोई डिग्री नहीं थी। निर्मा इतना बड़ा प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है? तो कितने लोग हैं तो परीक्षा में फेल होना, अच्छा ग्रेड नहीं आना, स्टीव जॉब्स का भाषण सुना तो वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा निर्णय लिया कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया। क्योंकि कॉलेज में वो नहीं पढ़ाया जा रहा था जो उसको करना था, ठीक है? तो ये थोड़ा सा समझने की बात है। और फेल क्यों होते हैं? फेल इसलिए होते हैं क्योंकि जब हमें कोई आइडिया आता है ना, हम आइडिया के साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। हम मरने मारने को ताल्लुक हो जाते हैं। मेरा विचार ऐसे। अब आप साइकोलॉजिकली थोड़ा सोचें कि ये विचार आया कहाँ से? आपने पैदा किया या आपके माइंड ने कहीं से रिसीव किया? क्या किया? रिसीव किया। जब ये आपका विचार नहीं है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें सब घूम रही है जिसमें आइडियाज हैं, कॉन्शियस जो विश्व चेतना जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड कॉन्शियसनेस, उसमें आपका माइंड उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो गया कभी नहीं। जैसे आप कई बार कमरे में रहते हैं, आप तो हॉस्टल में रहते हैं, आप अकेले रहते हैं। अब देखो कई बार आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप अच्छा फील, कई बार उसी कमरे में आप दुखी हो जाते हैं। तो क्या होता है? आपका माइंड कई बार दुखी वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है, कई बार वो अच्छी हैप्पीनेस जहाँ से आती है वहाँ ट्यून हो जाता है। लेकिन जो आइडिया है इसमें बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 42% जो स्टार्टअप फेल होते हैं वो केवल
इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लगभग हर प्राइवेट कॉलेज में, हर सरकारी कॉलेज में अब एक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू हो रहा है। तो ग्रेजुअली ये संख्या बढ़ रही है और इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। अभी क्रेडिट गारंटी स्कीम आई है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया है और वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया है। देखिए, एक मेरे पास बहुत अच्छा कोटेशन है और मिस्टर मुकुंद ने मुझे एक बात कही कि इन चाइना थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। चाइना में इकोनॉमी बढ़ी क्योंकि वहां सरकार थी। इन इंडिया थिंग्स हैपन इन स्पाइट ऑफ इट। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है तो सरकार के बावजूद। अगर सरकारी योगदान कुछ नहीं है, मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं जितने बिजनेस मैंने शुरू किए हैं, मैं कभी सरकार के साथ पार्टनरशिप नहीं करता। सरकार बहुत बुरा पार्टनर हो, ठीक है। तो जब भी आप बिजनेस का सोचें, आपको कहां सोचना होगा? प्राइवेट। सरकार को ध्यान में रख के आप कोई बिजनेस सोचेंगे तो वो आपका बिजनेस नहीं चल रहा। पर अभी जो स्टार्टअप की कैपिटल है वो कौन सा शहर है? बेंगलोर। कौन सा शहर है? बेंगलोर। 41% जो स्टार्टअप हैं वो आज की तारीख में कहां से चल रहे हैं? बेंगलोर से चल रहे हैं। और जो 33% स्टार्टअप हैं वो केवल ई कॉमर्स के स्टार्टअप। तो ई कॉमर्स थोड़ा सा मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, वहां बहुत ज्यादा ग्रोथ बची नहीं है। तो अभी देखिए कितने सारे हमारे यहाँ स्टार्टअप शुरू हुए हैं। मैंने आपको बताया डेटिंग की साइट शादी.com, सर्च इंजन जस्ट डायल पे आप खोल करिए, कोई भी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। ट्रैवल मेक माई ट्रिप, ब्लॉगिंग, टम्बलर, कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप, ट्रैकिंग, बुक माई शो, ट्रांसपोर्ट, ओला कैब, सोशल डिस्कवरी, पिंटरेस्ट, लिस्टिंग, ट्विटर, OLX, पेमेंट का पेटीएम, ऑनलाइन रिटेल फ्लिपकार्ट, डील्स के लिए स्नैपडील, गेम के लिए जिम्मा, म्यूजिक के लिए सावन, गाना और डेटिंग के लिए ओपन टाइम। ओके, तो बिजनेस आइडिया क्या है? आप एक विज्ञापन देता, आप में टीवी कितने लोग देखते हैं? आपके कॉलेज में टीवी नहीं है? जो आप कह रहे हैं, हाथ में हैं, आप कभी सोचिए कि ये चीजें कहां से आई? ये जो आपको कितना है, जो आपके हाथ में चीजें हैं, जिन चीजों को आप यूज करते हैं, आप अपने कमरे में या स्कूल में, ये कहां से आती है? कौन प्रोवाइड करता है? वो कैसे बनाता है? उसका बिजनेस मॉडल क्या है? ठीक है, वो कॉस्टिंग कैसे बनाया है? उसकी सप्लाई चेन कैसी है? अगर आप ये क्वेश्चन करने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए मैं एक छोटा सा आइडिया बताता हूँ। जैसे
कि जिलों में कौन सी चीज इंपोर्ट होती है। जैसे आप लोग उज्जैन रहते हैं, आप में से कोई बताएगा क्या चीज उज्जैन में इंपोर्ट होती होगी सबसे ज्यादा? कोई एक चीज बड़ा हो गया, एक आदमी बताएगा तो समझ में आएगा। हाँ बोलो बोलो, हाँ क्या? नारियल हो गया। और उज्जैन में जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट चीज होती है वो है कॉस्मेटिक्स। ओके, तो whatever is problem for others is the business opportunity for you। अगर ये मूल मंत्र आप याद रखेंगे तो आप अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी खोज लेंगे। फिर डिस्ट्रक्टिव आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए जो कोई नहीं सोच सकता। देखिए ऐसे आप सोचिए कि किसी बंदे ने ये माइक बनाया, लाउड स्पीकर बनाया, किसने बनाया? किसने आपने स्टार्ट किया लाउड? ठीक है, उसने अपनी पत्नी को कहा होगा सबसे पहले एक दिन कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिससे लाखों लोग सुन सकेंगे। तो उसकी पत्नी ने अपने पति को होशियार कहा होगा या बेवकूफ कहा होगा? आइंस्टीन जब बल्ब के लिए फिलामेंट ढूंढ रहा था तो एक दिन 2 बजे रात को जब वो भारी 5-6 हजार चीजें ट्राई कर चुका और वो नहीं चली, तो 2 बजे रात को एक फिलामेंट थोड़ा सा चमका और वो जला भी नहीं चमकने के बाद। तो वो बेचारा भागा भागा भारी उत्साह में अपनी पत्नी के पास गया। वो सो रही थी 2 बजे रात को, ठंड के दिन थे। मैंने खोजती है, अब वो उसको झटपट में उठा के ले आया। अब वो थोड़ा सा तार ऐसा चल रहा है कि तुमने क्या पागल हो कि बेवकूफी की चीज के लिए अपनी खराब कर रहा है। ओके, तो अगर आपके पास आइडिया है तो दूसरी जरूरत होती है आपको बिजनेस प्लान बनाने की। अगर आप एक बिजनेस प्लान बना सकते हैं तो आइडिया को आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन केवल आइडिया होने से कोई चीज नहीं होती, आइडिया बहुत सारे आते हैं। तो वो कैसे होता है? जैसे आपको बहुत सारी अनुभूतियां आती हैं, अनुभूति पे जिसमें आपका बायो एनर्जी चली जाती है, जिस पर दिमाग चला जाता है, वो आपका विचार बन जाता है। वो लगातार दिमाग में विचार करने लगता है। जिस विचार पे शारीरिक ताकत लग जाती है वो कर्म बन जाता है, और जिस काम को आप रिपीट करते हैं बार बार वो आदत बन जाती है। और जब आप मरते हैं तो वो आदत आपके साथ चली जाती है और अगला जन्म वहां से शुरू होता है। सो केवल आइडिया होने से आपका काम नहीं बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? उसको बिजनेस प्लान में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस पर आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो आप अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे बिजनेस प्लान भी आपने बना लिया तो सबसे बड़ी जरूरत होती है पैसे। नेक्स्ट, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? जैसे मैंने आपने कहा कि सबसे जो आसान तरीका है वो फ्रेंड्स और फैमिली का। पर फैमिली वाले कभी अपने बच्चे को बड़ा समझते ही नहीं। माँ बाप के लिए वो हमेशा ही छोटे ही बना रहता है, नहीं? वो हमेशा ये सोचता है कि कर नहीं पा रहा। तो और ये पैसा लगाना बेवकूफी का काम है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस डूब गया तो परिवार से रिश्ते भी खराब हो गए। जैसे कहते हैं ना, उधार प्रेम की कैंची है। तो कभी दोस्तों से और परिवार से पैसा
फंड के तौर पे काम करते हैं, जो सोशल सेक्टर में काम करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग शुद्ध प्रॉफिट का काम करना चाहते हैं वो यहाँ से पैसा ले सकते हैं। जो लोग सोशल सेक्टर में काम करना चाहते हैं, हम लोगों ने, जो मैं आपसे बात कर रहा था, हमने एक महिला की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जो प्रोड्यूसर कंपनी के तौर पर रजिस्टर है। उसमें आज करीब 12,000 महिलाएं मेंबर हैं और सभी ट्राइबल महिलाएं हैं। वो जो संस्था है इस समय 220 करोड़ का बिजनेस करती है। अब ये जो प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट वी कॉल इट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एक आप समस्या दूर कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने एक बिजनेस खड़ा किया हुआ है। सो प्रॉफिट विद कॉस्ट, जब प्रॉफिट विद कॉस्ट के तौर पे आप काम करते हैं तो आपको जो लोग पैसा देते हैं उनको कहते हैं इम्पैक्ट इन्वेस्टर। जैसे एक संस्था आविष्कार, विनीत राय के चेयरमैन है आविष्कार के, वो इम्पैक्ट फंडिंग में काम करते हैं, ठीक है। वो जनरल आपको बिजनेस के लिए पैसा नहीं देंगे पर इस तरह के लिए दे रहे हैं। फिर पी फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड, फिर सीएसआर है। देखिए अभी कंपनी एक्ट में एक चेंज आया है कि जो भी कंपनी 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करेगी उसको 2% पैसा सीएसआर में लगाना है। सीएसआर मतलब सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी। अब ये इतना बड़ा पैसा है कि जिसको आप स्टार्टअप के तौर पर ले सकते हैं। अभी एक और चीज आई है जिसको कहते हैं हम सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। क्या कहते हैं? सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। अभी एक बॉन्ड रिलीज हुआ है राजस्थान के लिए, सिरोही जिले में गर्ल्स एजुकेशन सबसे कम है, तो उन्होंने एक बॉन्ड डिजाइन कराया और बॉन्ड को प्राइवेट लोगों को बेचा। उन्होंने ये बताया कि हम पैसा लगाएंगे तो कितनी लड़कियों का एजुकेशन होगा, उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, उनकी अटेंडेंस कैसी रहेगी, ठीक है। जब वो उनको धीरे धीरे पैसा मिलेगा, प्राइवेट पैसा है, थर्ड पार्टी उसका मूल्यांकन करती है और जब वो बॉन्ड वो अचीव कर लेंगे गोल, तो ये बॉन्ड सरकार खरीद लेगी। ये बिल्कुल लेटेस्ट जो इनोवेशन है वो इस तरह का इनोवेशन है जहां से आपको पैसा मिल सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? तो आप उज्जैन में क्या कर सकते हैं या मध्य प्रदेश में क्या कर सकते हैं? देखिए आप उज्जैन के बारे में बात करें या मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो आज जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। उज्जैन डिवीजन में 57,000 हेक्टेयर में सत्रह है, 57,000 हेक्टेयर पूरे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में इतने बड़े ट्रैक्ट में संतरे की क्रॉप एक साथ 57,000। अब यहाँ पूरा जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। अब ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अभी मैंने एक ब्रांड रजिस्टर किया है मालवा फ्रेश। मालवा फ्रेश में आप कभी गूगल करेंगे या वेबसाइट निकालेंगे www.malwafresh.com, तो आप देखना उस पर एक तरफ हम किसानों को रजिस्टर कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम होलसेलर्स, प्रोसेसर्स ऐसे लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं। हम डायरेक्ट उनको सेल करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसका आपको रेवेन्यू मॉडल समझाता हूँ। अगर मालवा में 6 रुपए किलो संतरा बिकता है, यहाँ से दिल्ली भेजने का खर्चा 4 रुपए, जिसमें क्लीनिंग, ग्रेडिंग, वैक्सिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, कितने का संतरा हुआ? 6 + 4 कितना हो गया? 10 रुपया। और जो पिछले साल हमें रेट मिला वो 28 रुपए था। 1 केजी में कितना बचा? 10 रुपया खर्च किया और 28 रुपए कितना? 18 रुपया
दो तरह का दूध आता है, पैकेट में आता है, टेट्रा पैक में आता है। जो टेट्रा पैक में आता है उसको कहते हैं क्लीन मिल्क। इट इज अ बिजनेस फॉर यू। अब कभी भी ये डिवीजन में शुरू कर सो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, दीज आर द सेक्टर्स जिनमें काम कर रहा है। अभी हमने 400 सीड कोऑपरेटिव बनाए जो सीड पैदा कर रहे हैं। अभी इस साल वो लोग 200 करोड़ रुपए का सीड पैदा कर रहे हैं कोऑपरेटिव। तो these things can give you employ। अगर आप उनके साथ काम करते हैं, आप अपनी एक्सपर्टीज लाइए। लेकिन किसान कभी भी ट्रेनिंग के बाद आप कुशल किसान से कुशल किसान हो जाएगा, पर वो व्यापारी नहीं हो सकता। व्यापारी के लिए पढ़ा लिखा आदमी ही चाहिए। अभी जो हमारी पोल्ट्री कंपनी या आगरमालवा में हमारी सीड कंपनी जो 6 करोड़ का बिजनेस करती है, किसान उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो चेयरमैन है, वो निर्णय ले। पर टीम कौन सी है उसमें? एमबीए है, ग्रेजुएट है, मार्केटिंग वाले हैं, फाइनेंस वाले। तो किसान इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। तो ये मैं फील्ड आपको ऐसा फील्ड बता रहा हूँ जहां आज कंपटीशन नहीं। और अगर आपके पास आइडिया नहीं है, केवल आपके सीने में थोड़ा सा जोश होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पेट में थोड़ी सी आग है, फायर इन द belly, तो come me, contact me, marketing team will support you. Thank you. Thank you so much, sir, for your motivating, informative, and directive speech.